नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट 4 जहांगीर की मेवाड़ के प्रति नीति, जहांगीर पॉलिसी टुवर्ड्स मेवाड़, और इसके अलावा इससे बनने वाले कुछ छोटे क्वेश्चंस और नूरजहां की भूमिका, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जहांगीर के बारे में और जहांगीर के जीवन में नूरजहां का और मुगल दरबार में नूरजहां का क्या रोल रहा, क्या भूमिका रही। जहांगीर की मेवाड़ के प्रति नीति की विवेचना कीजिए। डिस्कस जहांगीर पॉलिसी टुवर्ड्स मेवाड़। 250 वर्ड्स में भी आ सकता है, 500 वर्ड्स में आ सकता है, इसलिए हम इसको काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। यद्यपि अकबर ने मेवाड़ पर आधिपत्य स्थापित करने का भरसक प्रयास किया, परंतु उसे हार का सामना करना पड़ा, मतलब वो सफल नहीं हो सका मेवाड़ पर आधिपत्य करने में। और अंतिम समय में केवल मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ ही दो जगह थी जो अकबर के पास रही, बाकी सब पर महाराणा प्रताप ने वापस अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद 1597 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 9 मई 1540 को उनका जन्म हुआ था और जुलाई 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महाराणा अमर सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा और उसने भी अपने पिता की भांति मुगलों का प्रतिरोध करना जारी रखा। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद, तो देखिए क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं उनको आप ध्यान से सुनिए, इनमें से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। अकबर की मृत्यु कब हुई? तो 1605 ईस्वी में। अकबर के बाद मुगल उत्तराधिकारी कौन था, या मुगलों की गद्दी पर शासक कौन बना? तो जहांगीर। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ी गद्दी पर कौन बैठा? तो उसका पुत्र महाराणा अमर सिंह। तो जो मैं बोलता हूं उसको आप ध्यान से सुने, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स के आपके बनते हैं पार्ट ए में, वो इन्हीं में से बनेंगे। तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता अकबर की भांति मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। अब जहांगीर द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने के क्या कारण रहे? तो सबसे पहले मेवाड़ का महत्व, सामरिक मतलब सैनिक तथा आर्थिक दृष्टि से मेवाड़ का अत्यधिक महत्व था। दूसरा, साम्राज्यवादी नीति। जहांगीर एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। वह भी मेवाड़ के स्वतंत्र राज्य पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। तीसरा, वो मेवाड़ को पूरी तरह से अपने कब्जे में करने की जो असफलता थी, उसके कलंक को, मुगलों पर जो कलंक लग गया था कि अंतिम समय तक भी अकबर मेवाड़ पर पूरी तरह से अधिकार नहीं कर सका था, उस कलंक को जहांगीर मिटाना चाहता था। और मेवाड़ की दयनीय दशा, उस समय जहांगीर के समय मेवाड़ की स्थिति बड़ी दयनीय थी, अतः जहांगीर मेवाड़ की दुर्बल स्थिति का लाभ उठाकर मेवाड़ पर अधिकार कर लेना चाहता था। अब हम देखते हैं मेवाड़ पर एक एक करके अभियान और आक्रमण जो जहांगीर के द्वारा किए गए, उनको हम देखते हैं। मेवाड़ पर आक्रमण या अभियान जहांगीर के समय में, तो सबसे पहला आप देखिए परवेज
परवेज का अभियान, मेवाड़ अभियान। दूसरा महावत खां, महावत खां का मेवाड़ अभियान। तीसरा अब्दुल्ला खां। 15 वर्ड्स में पूछा जा सकता है कि अभियानों का उल्लेख कीजिए, तो ये सब नाम आएंगे उसमें। और खुर्रम, तो सबसे पहले परवेज का अभियान। 1605 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजादा परवेज के नेतृत्व में 20,000 घुड़सवारों की सेना मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी और देवारी की या दिवेर की घाटी में मुगलों और राजपूतों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जो अनिर्णित रहा। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। तो 1605 ईस्वी में शाहजादा परवेज गया, जो जहांगीर का पुत्र था। महावत खां 1608 ईस्वी में जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए महावत खां को भेजा। उसने मेवाड़ में आतंकपूर्ण नीति अपनाई और राणा अमर सिंह को पहाड़ों में शरण लेनी पड़ी, परंतु राजपूतों ने छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा मुगलों को परेशान कर दिया और महावत खां को मेवाड़ में अधिक आगे बढ़ने में सफलता नहीं मिली और 1609 ईस्वी में जहांगीर ने महावत खां को वापस बुला लिया। अब्दुल्ला खां का अभियान, तो 1609 ईस्वी में जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अब्दुल्ला खां को भेजा। उसने एक मुठभेड़ में राजकुमार कर्ण को पराजित किया। ये अमर सिंह का पुत्र था कर्ण, परंतु शीघ्र ही राजपूतों ने रणकपुर की घाटी में अब्दुल्ला खां को बुरी तरह से पराजित कर दिया। रणकपुर की घाटी, अंत में अब्दुल्ला खां को भी जहांगीर ने वापस बुला लिया। अब्दुल्ला खां के बाद जहांगीर ने राजा बसु को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। राजा बसु, परंतु उसे भी असफलता का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद मिर्जा अजीज कोका, को मेवाड़ विजय कार्य सौंपा, परंतु उसे भी सफलता नहीं मिली। तो इस तरह से इसके बाद आता है खुर्रम। ये खुर्रम शाहजहां ही है, इसका नाम बाद में शाहजहां की उपाधि दी जहांगीर ने। खुर्रम का मेवाड़ अभियान, ये 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अजमेर पहुंचकर अपना शिविर स्थापित किया। अब जहांगीर ने मेवाड़ की विजय के लिए शाहजादा खुर्रम को भेजा। 1614 ईस्वी के आरंभ में खुर्रम ने मेवाड़ पर आक्रमण करना शुरू किया, परंतु खुर्रम और अजीज कोका साथ साथ कार्य नहीं कर सके, अतः इनके बीच में मतभेद हो गया था। खुर्रम और अजीज कोका को भेजा था साथ में, तो फिर अजीज कोका को जहांगीर ने वापस बुला लिया और खुर्रम को मेवाड़ अभियान का संपूर्ण दायित्व सौंप दिया। खुर्रम ने चारों ओर, ये खुर्रम शाहजहां ही है, मैंने बताया आपको, चारों ओर से मेवाड़ का घेरा डाल दिया और मेवाड़ राज्य को आतंकित कर दिया। उसने अनेक गांवों को जलाकर नष्ट कर दिया, अनेक लोगों को बंदी बना लिया। उसने रसद के सारे रास्ते बंद कर दिए, खाने पीने के, सामान जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए, रसद। राणा अमर सिंह को पकड़ने के लिए अनेक स्थानों पर सैनिक थाने स्थापित किए। जब दीर्घकालीन युद्धों से मेवाड़ राज्य की स्थिति शोचनीय हो गई, तो सामंतों और युवराज कर्ण ने राणा अमर सिंह को मुगलों से संधि करने की सलाह दी। इस पर राणा अमर सिंह ने संधि वार्ता के लिए शुभकर्ण तथा हरिदास झाला नामक दूतों को खुर्रम के पास भेजा। शुभकर्ण और हरिदास झाला, ये नाम ध्यान रखिएगा, छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इनको बातचीत के लिए, वार्ता के लिए भेजा अमर सिंह ने, शुभकर्ण और हरिदास झाला को, दूतों को। खुर्रम ने राणा अमर सिंह से प्राप्त संधि प्रस्ताव को जहांगीर के पास भिजवा दिया और जहांगीर ने प्रसन्नता पूर्वक राणा के संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार खुर्रम या शाहजहां के माध्यम से संधि हुई। तो मेवाड़ मुगल ट्रीटी, संधि, मेवाड़ मुगल ट्रीटी। 1615 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह और मुगलों के बीच संधि स्थापित हो गई। इसकी शर्तें इस प्रकार थी। राणा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। दूसरा, चित्तौड़ का दुर्ग राणा अमर सिंह को लौटा दिया गया, परंतु शर्त ये रखी कि इस दुर्ग में मरम्मत नहीं करवाएगा राणा अमर सिंह या उसका कोई भी उत्तराधिकारी बाद में।
तीसरा, अकबर के समय से मुगलों के अधिकार में आए हुए सभी प्रदेश राणा को लौटा दिए। चौथा, राणा अमर सिंह को जहांगीर के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया गया, परंतु युवराज या राजकुमार कर्ण अपनी 1000 घुड़सवार सेना के साथ मुगल सम्राट की सेवा में रहेगा, और युवराज कर्ण को 5000 का मनसब भी सम्मानपूर्वक प्रदान किया जहांगीर ने। और पांचवा है, राणा अमर सिंह को मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया। अब इस संधि की हम समीक्षा करें, इस संधि को हम रिव्यू करें कि ये कहाँ तक उचित थी, लाभप्रद थी, नुकसानदायक थी, क्या था। तो मेवाड़ की विजय जहांगीर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस संधि ने मेवाड़ और मुगलों के बीच दीर्घकाल से चली आ रही शत्रुता का अंत कर दिया। जहांगीर ने मेवाड़ के प्रति उदार नीति अपनाकर और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करके एक कुशल राजनीतिज्ञ होने का परिचय दिया, जिसका परिणाम दोनों पक्षों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। कुछ इतिहासकारों ने इस संधि के लिए राणा अमर सिंह की आलोचना करते हुए उसे अपने वंशगत शत्रु के समक्ष अपनी स्वतंत्रता खो देने का दोषी ठहराया है। परंतु ये आरोप सर्वथा निराधार है, बिल्कुल बेसलेस है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव, डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है, मेवाड़ जैसी एक छोटी सी रियासत का विशाल साधन संपन्न और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य से टक्कर लेना संभव नहीं था। उसे कभी न कभी झुकना ही पड़ता। मेवाड़ की परिस्थिति में शांति अपेक्षित थी, शांति की जरूरत थी, और 1615 की संधि में उसे यह शांति सम्मान और गौरव सहित मिली। राणा ने केवल नाम मात्र के लिए मुगल सत्ता स्वीकार की थी। शांति स्थापना के इस स्वर्ण अवसर को राणा अमर सिंह यदि उपयोग में न लाते तो यह अविवेकपूर्ण कार्य होता। इस तरह से कुछ छोटे क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। जहांगीर का जन्म कब हुआ? तो 30 अगस्त 1969 में जहांगीर का जन्म हुआ। उसका वास्तविक नाम क्या था? तो शेख मोहम्मद सलीम या शहजादा सलीम, शेखू बाबा इसको अकबर कहा करता था। जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 3 नवंबर 1605 को कहां पर हुआ? आगरा के किले में। राज्याभिषेक के अवसर पर जहांगीर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो नुसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि धारण की इसने, नुसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, क्योंकि इसका मूल नाम तो शेख मोहम्मद सलीम था, तो इसने नुसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि धारण की। जहांगीर बादशाह गाजी, बादशाह गाजी, ये पूरी उपाधि थी। नुसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर द्वारा जारी किए गए नियमों का उल्लेख कीजिए। तो एक तो उसने मद्य मतलब शराब वगैरह, नशीला और अन्य मादक वस्तुओं का निर्माण और क्रय विक्रय रोक दिया, निषिद्ध कर दिया। दूसरा, व्यापारियों की जानकारी और स्वीकृति के बिना उनके सामान की तलाशी नहीं ली जाए। न्याय के लिए फरियाद करने के लिए जहांगीर ने क्या व्यवस्था की? तो जहांगीर ने यमुना तट पर एक स्थान से लेकर आगरा के किले के शाह बुर्ज तक, शाह बुर्ज, आगरा के किले में एक बुर्ज था, ये शाह बुर्ज तक घंटियां लगी हुई एक स्वर्ण जंजीर लगा दी, जिसे खींचकर कोई भी व्यक्ति बादशाह से सीधे न्याय के लिए फरियाद कर सकता था। इसके बाद खुसरो, खुर्रम अलग है, वो शाहजहां था। खुसरो कौन था? उसने विद्रोह क्यों किया? तो खुसरो जहांगीर का बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था, और जब जहांगीर ने खुसरो को आगरा के दुर्ग में कैद कर दिया तो उसके मामा मान सिंह को, तो ये हरखाबाई या मरियम उज्जमानी जो मान सिंह की बहन थी उसका पुत्र था ये, इसका भांजा। तो मामा मान सिंह को बंगाल की सूबेदारी से हटा दिया। तो खुसरो ने 6 अप्रैल 1606 को विद्रोह कर दिया, और ये बहुत ही योग्य शासक था, योग्य राजकुमार था, जनता इसे पसंद करती थी, तो इसलिए इसने विद्रोह कर दिया शासन प्राप्त करने के लिए।
जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था और क्यों? तो जहांगीर ने 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था क्योंकि उन्होंने खुसरो को न केवल आशीर्वाद दिया था बल्कि उसे 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी थी उसके विद्रोह के समय। उसके बाद हम देखते हैं नूरजहां। नूरजहां की भूमिका का परीक्षण कीजिए जहांगीर के दरबार में। उसके क्या परिणाम हुए? एग्जामिन द रोल ऑफ नूरजहां इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। What were its consequences? Describe the influence of नूरजहां in the reign of जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां के प्रभाव का वर्णन कीजिए या फिर मुगल दरबार में नूरजहां की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ नूरजहां इन द मुगल कोर्ट। तो नूरजहां के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। ईरान का निवासी था इसका पिता मिर्जा गयास बेग, इसकी पुत्री थी ये। नूरजहां का बचपन का नाम मेहरून निसा था। छोटे क्वेश्चन में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। मेहरून निसा बचपन का नाम। जब वह 17 वर्ष की थी तो उसका विवाह फारस के एक युवक अली कुली बेग जिसे जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि दी थी क्योंकि उसने शेर को मार दिया था एक ही तलवार के वार में। शेर अफगान इसकी उपाधि दी थी जहांगीर ने। 1607 ईस्वी में अली कुली बेग विद्रोह के कारण बंगाल में सूबेदार कुतुबुद्दीन के सैनिकों द्वारा मार दिया गया और मई 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां के साथ विवाह कर लिया। तो अब इसके प्रभुत्व और प्रभाव की बात करें। राज दरबार में शासन प्रबंध पर पूर्ण नियंत्रण। जहांगीर से विवाह करने के बाद नूरजहां साम्राज्य की वास्तविक शासिका बन गई। शासन की संपूर्ण बागडोर उसके हाथों में आ गई। राज्य के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति, विमुक्ति और तब्दीली नूरजहां के आदेशों से होती थी। सिक्कों पर जहांगीर के नाम के साथ नूरजहां का नाम भी अंकित किया जाता था। भूमि अनुदानों मतलब लैंड ग्रांट्स के पत्रों पर नूरजहां के नाम की मुहर अंकित करना अनिवार्य था। इस प्रकार संपूर्ण शासन तंत्र पर नूरजहां का पूर्ण नियंत्रण स्थापित था। दूसरा है नूरजहां द्वारा अपने संबंधियों को उच्च पदों पर नियुक्त करना। नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग को प्रधानमंत्री बना दिया और उसे एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान की। एतमादुद्दौला ध्यान रखिएगा, मिर्जा गियास बेग की उपाधि थी इसके पिता की। उसकी पिता उपाधि प्रदान की। 1622 ईस्वी में इसने 7,000 का जात और 7,000 का सवार का मनसब प्रदान किया। नूरजहां ने अपने भाई आसफ खां उसको दीवान और वित्त मंत्री बना दिया और 1622 ईस्वी में उसे 6,000 का जात और 6,000 का सवार का मनसब प्रदान किया। तीसरा है नूरजहां गुट या नूरजहां जुनता। नूरजहां ने एक शक्तिशाली गुट का निर्माण किया जिसे नूरजहां गुट या नूरजहां जुनता के नाम से पुकारा जाता है। छोटे क्वेश्चन में आ सकता है नूरजहां जुनता, ठीक है। इस गुट में नूरजहां, उसका पिता मिर्जा गियास बेग, उसकी माता असमत बेगम, उसका भाई आसफ खां और शहजादा खुर्रम शामिल था, मतलब शाहजहां। नूरजहां के प्रभुत्व का अच्छा प्रभाव क्या हुआ? तो अच्छे प्रभाव क्या हुए? पॉजिटिव इम्पैक्ट। नूरजहां के प्रभाव से जहांगीर की क्रूरता और निर्दयता में कमी आई और उसमें दयालुता, उदारता का समावेश हुआ। नूरजहां ने यथासंभव जहांगीर की राजनीति की जटिल समस्याओं से मुक्त रखा जहांगीर को। नूरजहां ने ललित कलाओं को संरक्षण प्रदान किया। चित्रकला में जहांगीर की रुचि बढ़ गई। नूरजहां ने वेशभूषा, आभूषण, श्रृंगार आदि के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान किए। उसने नए नए फैशन प्रचलित किए। नूरजहां ने दान कार्यों को प्रोत्साहन दिया। लगभग 500 गरीब कन्याओं का विवाह अपने निजी धन से किया। अब बात करें, ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गए। नूरजहां गुट में फूट की बात करते हैं तो 1621 ईस्वी में नूरजहां ने अपनी पुत्री जो गियास बेग से उसकी संतान थी लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार से कर दिया। तो आप देखिए शहजादा परवेज जिसको मेवाड़ अभियान में था वो भी इसका पुत्र था, खुर्रम भी था, खुसरो भी था और ये शहरयार से इसने विवाह कर दिया। अलग अलग रानियों से इसके पुत्र थे। अब नूरजहां अपने दामाद शहरयार को जहांगीर का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, अतः उसने खुर्रम का विरोध करना शुरू कर दिया।
इससे खुर्रम और आसफ जहां नूरजहां से नाराज हो गए। आसफ खां, क्योंकि खुर्रम आसफ खां का दामाद था। 1621 ईस्वी में नूरजहां की माता असमत बेगम और 1622 में उसके पिता गियास बेग की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद नूरजहां की महत्वाकांक्षाएं अनियंत्रित हो गई तथा उसकी निरंकुशता बढ़ गई। अब उसने अपने विरोधी गुट की शक्ति का दमन करने का निश्चय कर लिया। अब बात करें इसके दुष्प्रभाव की, तो कंधार का मुगलों के हाथों से निकल जाना। 1622 ईस्वी में ईरान की सेना ने कंधार के दुर्ग को घेर लिया। जहांगीर ने खुर्रम को कंधार की सुरक्षा करने का आदेश दिया, परंतु खुर्रम नूरजहां की चालों से सशंकित था, उसे शक था, अतः उसने कंधार जाने से संकोच कर लिया। और दूसरी ओर ईरानी सेना ने 45 दिनों की घेराव के बाद कंधार पर अधिकार कर लिया। दूसरा दुष्प्रभाव क्या हुआ? खुर्रम का विद्रोह। खुर्रम को नूरजहां की सत्ता लोलुपता के कारण विद्रोह करना पड़ा। जहांगीर ने नूरजहां के प्रभाव से शहरयार की पदोन्नति कर दी, उसे 12,000 का जात और 8,000 सवार का मनसब प्रदान किया। उसने खुर्रम की हिसार फिरोज की जागीर भी शहरयार को प्रदान कर दी। तो 1622 ईस्वी में जब ईरानी सेना ने कंधार के दुर्ग को घेर लिया, तो खुर्रम ने जहांगीर के आदेश की अवहेलना करते हुए कंधार जाने से संकोच प्रकट किया और इसके अलावा नूरजहां ने धौलपुर की जागीर शहरयार को दिलवा दी। तो हिसार फिरोज की जागीर जो खुर्रम की थी वो भी, और धौलपुर की जागीर भी खुर्रम को दिला दी, शहरयार को दिला दी अपने दामाद को। इससे खुर्रम बड़ा नाराज हुआ और उसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तीसरा, महावत खां का विद्रोह। तो खुर्रम के विद्रोह का दमन करने के बाद महावत खां की शक्ति और प्रभाव काफी बढ़ गए, अतः नूरजहां इससे ईर्ष्या करने लगी। अब उसने महावत खां की शक्ति का दमन करने का निश्चय कर लिया। उसने महावत खां और परवेज को अलग अलग करने के उद्देश्य से महावत खां को बंगाल का सूबेदार बनवा दिया और महावत खां पर राजद्रोह और अवज्ञा का आरोप लगाते हुए फरमान जारी किया, जिसमें उसको बंगाल और बिहार से खुर्रम के विद्रोह को दमन करते समय लूटे गए धन और हाथियों को दरबार में भेजने का आदेश दिया। इसके अलावा महावत खां पर यह भी आरोप लगाया कि उसने सम्राट की स्वीकृति के बिना अपनी पुत्री का विवाह बरखुरदार नामक व्यक्ति से कर दिया था। अतः महावत खां के दामाद बरखुरदार को उसके हाथ उसकी गर्दन से बांधकर जहांगीर के सामने प्रस्तुत किया गया और उसे बंदी बना लिया गया। महावत खां द्वारा बरखुरदार को दिया गया दहेज भी छीन लिया गया। तो इस तरह से नूरजहां के अपमानजनक व्यवहार से क्षुब्ध होकर के महावत खां ने विद्रोह कर दिया। मार्च 1526 में 5,000 राजपूत सैनिकों को लेकर महावत खां झेलम नदी के तट पर पहुंचा। इस समय जहांगीर कश्मीर से लौटने के लिए काबुल के लिए प्रस्थान कर रहा था। शीघ्र ही महावत खां के सैनिकों इस विद्रोह किया, तो जहांगीर कश्मीर से लौटने के बाद काबुल के लिए प्रस्थान कर रहा था। तो शीघ्र ही महावत खां के सैनिकों ने जहांगीर को बंदी बना लिया। नूरजहां ने महावत खां की सेना का मुकाबला किया, परंतु पराजित होना पड़ा। पराजित होकर उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया और उसे भी बंदी बना लिया गया। जल्दी ही आसफ खां ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 100 दिन तक महावत खां ने जहांगीर और नूरजहां को बंदी बनाकर रखा, परंतु नूरजहां ने कूटनीतिक चालों से जहांगीर और स्वयं को महावत खां की कैद से छुड़ा लिया और महावत खां को ठट्टा की ओर, ये सिंध का एक स्थान है पाकिस्तान में, वर्तमान में सिंध है, ठट्टा की ओर भागना पड़ा। महावत खां को आसफ खां को भी मुक्त करना पड़ा। वह निराश होकर दक्षिण की ओर भाग गया और खुर्रम की सेना में जा मिला। इस प्रकार महावत खां के विद्रोह का अंत हो गया। तो इस तरह से ये नेगेटिव इम्पैक्ट नूरजहां के हुए। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।